हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो ट्रेंड्स हम पढ़ रहे थे, जो पीरियोडिसिटी आ रही थी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में, हम एक एक करके वो डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस हमने अलग से पढ़ा है, मेटालिक रेडियस अलग से पढ़ा है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है जब हम अक्रॉस द पीरियड एक पीरियड में मूव करते हैं, और कैसे वेरी करता है जब हम एक ग्रुप में मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप बॉटम की तरफ मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो वो सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का पहले हम देखेंगे कि आयनिक रेडियस होता क्या है, उसके बाद इसकी वेरिएशन देखेंगे कि कैसे वेरी करता है। सो द आयनिक रेडियस करस्पॉन्ड टू द रेडियस ऑफ द आयन्स इन आयनिक क्रिस्टल। सो आयनिक रेडियस क्या होता है, किसी जो आयन का रेडियो होता है एक आयनिक क्रिस्टल में। अब आयनिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कोवलेंट कंपाउंड्स थे, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो क्या बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। दो एलिमेंट या दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बना देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। तो उनमें कोई भी चार्ज स्पीशीज़ जो है वो नहीं बनती हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभार कि जो दो एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या करते हैं, वो एक जो एलिमेंट होता है वो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन जो है वो छीन लेता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम और क्लोरीन की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। जब सोडियम और क्लोरीन जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे और सोडियम क्लोराइड बना देंगे, कॉमन सॉल्ट बना देंगे, तो वो आयनिक क्रिस्टल्स बनेंगे, वो आयनिक सॉल्ट बनेगा। कैसे, जैसे अगर हम देखें सोडियम प्लस क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। मतलब इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p में कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सी वाली है, 3s2 3p5। मतलब इसकी आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, 4 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब हर एक चीज़ को स्टेबल होना है, जब वो आपस में कंबाइन करती है तो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर भी करती है तो क्यों करती है, स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए अपनी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में 3s2 है, तो s में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 ही हैं उसमें। बट p जो ऑर्बिटल होती है, p जो शेल होती है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। मतलब ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए p शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसमें कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, ज़रूरत है। बाकी इसको जो ये है 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, बस इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा, सोडियम और क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जो होता है वो सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये पाँचों के पाँचों अपने रिमूव नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम से क्या करेगा, ले लेगा। सोडियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और क्या बना देगा, NaCl सोडियम क्लोराइड बना देगा। लेकिन इसमें Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सोडियम से लिए हैं, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हीं को हम आयनिक क्रिस्टल्स बोलते हैं। और ये हमारे पास आयंस की फॉर्मेशन हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन हुई है। तो इसमें जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और इनमें जो रेडियस होगा इन आयंस में, वही क्या होगा, आयनिक रेडियस होगा। So the ions formed are as a result of addition or removal of electron from the outermost shells of the atoms. ions कैसे बनते हैं, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं किसी भी एटम में, या फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल करते हैं।
The ions formed by the ions of loss of electrons acquire positive charge and are called cations. वो ions जो कैसे बनते हैं, जब हम क्या करते हैं, एक एटम से जब उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की वजह से जो आयन बनता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको हम क्या बोलते हैं, केटाइन. पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, केटाइन. While the ion formed by the gain of electrons get the negative charge and are called anions. लेकिन जो आयन्स इलेक्ट्रॉन के गेन करने की वजह से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से बनते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और उनको हम क्या बोलते हैं, एनाइन. तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटाइन बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज वाले को एनाइन बोलेंगे. सो हम आयनिक रेडियस को कैसे अब हम डिफाइन करेंगे. आयनिक रेडियस में भी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस इन द आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड को हम आयनिक रेडियस को हम डिफाइन करेंगे कि ये जो डिस्टेंस होता है आयन के सेंटर के बीच में, जैसे ये दो आयन्स हैं, इनके बीच के जो सेंटर होगा, इनके न्यूक्लियस होगा जो बीच में, उसका डिस्टेंस और उस तब तक का डिस्टेंस, उस जगह का डिस्टेंस जब तक इस आयनिक बॉन्ड का इसमें इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका इन्फ्लुएंस रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे, वो क्या है, उसका आयनिक रेडियस है. मतलब जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से, जो सेंटर से जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा पूरे आयन का, और उस जगह तक जब तक उसके जो इन्फ्लुएंस होगा आयनिक बॉन्ड में, जब ये आयनिक बॉन्ड बनेगा तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. तो जो आयन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस लेकर जब तक जिस जगह तक उसका इन्फ्लुएंस होगा आयनिक बॉन्ड में, वही क्या होगा, उसका आयनिक रेडियस होगा. एक्सरे स्टडीज से ये पता चला है कि जो दो एडजेसेंट पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स हैं क्रिस्टल में, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हम पता कर सकते हैं एक्सरे स्टडीज से. अगर हम आयन को आयन को भी रिगार्डेड करेंगे एज अ स्फीयर, मतलब आयन को भी मानेंगे एज अ स्फीयर, तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा सम के बराबर होगा. किसके सम के बराबर होगा, रेडियस ऑफ द केटाइन के बराबर और रेडियस ऑफ द एनाइन के बराबर. मतलब अगर हम ये जो आयन को कैसे मानेंगे कि आयन जो है वो स्फीयर है, तो आयन अगर स्फीयर है तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, जो ये केटाइन और जो एनाइन बनेंगे इन दोनों के जो रेडियस होगा उसी का जो सम होगा वही क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. और इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ही क्या होगा, आयनिक रेडियस. बस एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में डिफरेंस क्या है, एटॉमिक रेडियस जो है वो एक जनरल एटम के लिए होता है, लेकिन आयनिक रेडियस जो होता है वो आयन्स के लिए होता है. आयन्स की जो फॉर्मेशन होती है, आयन का जो रेडियस होता है उसी को हम आयनिक रेडियस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl हमने लिया है तो उसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो हमने कितना पता किया, 276 पिकोमीटर, जो किसके बराबर है, जो इसके दोनों NaCl में जो NaCl का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, सम के बराबर है. किसके सम के बराबर है, ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो केटाइन और एनाइन हैं, इनके आयनिक रेडियस के सम के बराबर है क्या, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है. जैसे ये हमारे पास NaCl की अगर हमने स्फीयर माना है उनको, तो ये Na पॉजिटिव के एक स्फीयर है और एक क्लोरीन नेगेटिव का स्फीयर. तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ये जो सेंटर के बीच में जो इसका डिस्टेंस है, ये जो पूरा यहाँ से लेकर दोनों न्यूक्लियस के बीच में ये Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को बोलेंगे वो क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. और वो किसके बराबर है, जो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा किसका, Ra माना है हमने रेडियस ऑफ केटाइन और Rb माना है हमने रेडियस ऑफ एनाइन. जो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो होगा रेडियस ऑफ केटाइन Ra प्लस यहाँ से जो यहाँ तक होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ द एनाइन Rb. तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बराबर होगा. अब ये हमें पता चल गया कि आयनिक रेडियस क्या होता है. अब आयनिक रेडियस की स्टडी से हमें दो इम्पोर्टेंट कुछ करेक्टरिस्टिक पता चले हैं, कुछ जनरलाइजेशन पता चली हैं कि जो रेडियस होता है पॉजिटिव आयन का, केटाइन का, वो हमेशा स्मॉलर होता है देन डेट ऑफ पेरेंट एटम. पेरेंट एटम का मतलब क्या है कि आयन जिस एटम से बना होगा उसको हम पेरेंट एटम से बोलेंगे. अब एटम से आयन बनेगा तो या तो रिमूवल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा.
तो जो रेडियस होता है पॉजिटिव आयन का, केटाइन का, वो हमेशा जिस एटम से वो बना होता है उससे वो उसका रेडियस जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। और सेकंड ये है कि जो रेडियस होता है नेगेटिव आयन का, एनाइन का, वो हमेशा जिस एटम से वो बना होता है उससे ज़्यादा होता है। जैसे केटाइन जिस एटम से बना होता है उससे, आप अपने जिस एटम से बना होता है उससे उसका रेडियस कम होता है, और एनाइन का जो रेडियस होता है वो अपने जिस एटम से मिलकर बना होता है उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, फर्स्ट हम देखेंगे जो रेडियस है केटाइन का, वो क्यों अपने एटम से जिससे वो बना होता है उससे छोटा क्यों होता है उसका रेडियस। सो अ केटाइन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैसियस एटम्स। एक केटाइन जो है वो कैसे बनता है, जब हम क्या करते हैं एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास क्या बन जाता है, केटाइन बन जाता है। जनरली जितना भी जो आउटर मोस्ट शेल होती है इलेक्ट्रॉन की, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो जो आउटर मोस्ट शेल होती है अगर उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था जिसको हमने रिमूव कर दिया है तो हम क्या बोल लेंगे, एक आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन कम करने की वजह से जो केटाइन है उसका जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है सोडियम एटम की। सोडियम एटम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर देखी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो अगर हम देखें तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एक ही आउटर मोस्ट शेल है जो कि क्या है 3s, और उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है सोडियम एटम के केस में। जब हम सोडियम एटम को चेंज कराएंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूवल करवाएंगे, केटाइन बनाएंगे, तो जो इसकी आउटर मोस्ट शेल से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करेंगे तभी केटाइन बनेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जब हम नेगेटिव चार्ज रिमूव कर रहे हैं तो पीछे क्या बच जाएगा, फिर जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है 3s ऑर्बिटल से हम रिमूव करेंगे तो पीछे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बच जाएगी, फिर 1s2 2s2 2p6 बच जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से एक जो आउटर मोस्ट शेल है 3s सब शेल वो भी क्या होगी है, रिमूव होगी है, डिसअपेयर होगी है। इसी की वजह से, इस डिसअपेयरेंस की वजह से जो साइज होता है, पहले उसमें किसके पास कितनी शेल्स थी, एक फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल, तो ये हमारे पास सोडियम के पास 3 शेल थी। जब अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो बाकी कितनी शेल्स बचेंगी, 2 ही शेल्स बचेंगी सोडियम के पास। तो ये ऑब्जर्व किया गया है। इसी वजह से जो साइज़ होता है एटम का, पहले जब वो एटम का साइज़ है तो 186 पिकोमीटर होता है सोडियम एटम का एटॉमिक रेडियस। बट जब हमने इसको आयन बनाया है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, केटाइन की फॉर्मेशन करी है, तो जो सोडियम आयन बनेगा उसका जो रेडियस है वो खाली कितना है, 95 पिकोमीटर। अब जो इसका साइज़ है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की वजह से आउटर मोस्ट शेल भी रिमूव हो रखी है, तो जिसकी वजह से इसका साइज़ जो है वो क्या हो गया, स्मॉल हो गया है। Moreover, with the removal of electrons from an atom, the magnitude of nuclear charge remains same, whereas the number of electrons decreases. जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, प्रोटॉन को तो रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो प्रोटॉन को रिमूव नहीं कर रहे तो इसका मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का ही चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। बट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बीइंग न्यूट्रल पार्टिकल्स, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो और हम जो न्यूक्लियर चार्ज लेते हैं, जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो किसकी वजह से होता है, चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स। सो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे बट प्रोटॉन्स को तो रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम रहेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो डिक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वही जो सोडियम आयन हमने एग्जाम्पल ली है, जब सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है, 11। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, या तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेते हैं या तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। सो जितना इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो एटम के केस में अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे, तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 11 होंगे। मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी कितना आएगा, या 11 इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन्स है वो एक प्रोटॉन के ऊपर +1 का चार्ज होता है, तो 11 प्रोटॉन्स की वजह से कितना चार्ज रहेगा, +11 का चार्ज हो रहेगा। और इसका साइज़ कितना होता है, 186 पिकोमीटर। बट जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, सोडियम का कैटाइन बना देंगे, तो अब सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास कितने रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो 11 थे, अब कितने हो गए 10। बट न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम रहेंगे। तो साइज़ जो है वो 186 पिकोमीटर से डिक्रीज करके 95 पिकोमीटर आ जाएगा।
सो अब जो न्यूक्लियर चार्ज है जो प्रोटॉन की वजह से है वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, लेकिन अब इंक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिक्रीज़ कर जाएंगे। पहले जो इस न्यूक्लियर चार्ज ने उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा था, जो न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट था उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो कम था क्योंकि दोनों बैलेंस कर रहे थे, बट अब इलेक्ट्रॉन तो डिक्रीज़ हो गए हैं, तो अब न्यूक्लियर चार्ज का जो है होल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जो न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो वो उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पुल आउट करेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, आयन का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, एटम का नहीं, आयन का साइज़ जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो केटाइन बनता है, जो रेडियस होता है केटाइन का, वो हमेशा अपने एटम से जो उसका होता है रेडियस वो क्या होता है, कम होता है। सो अब ये हमारे पास कुछ एटम्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इनका सभी का ये जो है एटॉमिक रेडियस है क्योंकि ये एटम्स हैं। बट जब हमने इनके आयंस की फॉर्मेशन करी है, लिथियम, सोडियम जो है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, पोटाशियम भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तभी इसके ऊपर एक एक पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है वो अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। और एल्युमिनियम जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करता है, जिसके ऊपर उसके 3 पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगर हम देखें इन जो केटाइंस बने हैं इनका रेडियस देखें, तो इनके जो अपने रिस्पेक्टिव एटम्स हैं उनसे इनका साइज जो है वो कम होगा। क्यों कम होगा, जो हमने अभी रीज़न देख लिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास द साइज और रेडियस ऑफ द नेगेटिव आयन इज ऑलवेज लार्जर देन डेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एटम। कि जो हमारे पास नेगेटिव आयन बनता है, एनाइन बनता है, उसका जो साइज़ होता है वो अपनी करस्पॉन्डिंग एटम से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। कैटाइन को तो हमने देख लिया क्यों कम होता है, अब हम देखते हैं कि एनाइन का ज़्यादा क्यों होता है। The negative ion is formed by the gain of one or more electrons in the neutral atom and the number of electron increases. नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन कैसी होती है, जब कोई एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक से ज़्यादा भी कर सकता है। तो जब एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई एटम गेन करेगा तो नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम एनाइन बोलेंगे। अब क्या होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट प्रोटॉन तो सेम रह रहे, प्रोटॉन को तो वो गेन ही नहीं कर रहा, तो प्रोटॉन ही अगर सेम रह रहे तो पॉजिटिव चार्ज जो है, जो मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव चार्ज का, मतलब न्यूक्लियर चार्ज का, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में जो चार्ज है वो प्रोटॉन्स की वजह से है, जो पॉजिटिव चार्ज है। सो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से नेगेटिव चार्ज तो इंक्रीज हो गया, बट न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या रह गया, सेम रह गया। अब द साइज ऑफ द एनाइन विल बी लार्जर देन डेट ऑफ द parent atom because the addition of one or more electron would result in increased repulsion among the electrons and a decrease in effective nuclear charge. तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और दूसरा ये बात कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ होल्ड कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, अब उतना स्ट्रांगली जितना वो पहले अट्रैक्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, अब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होने की वजह से, कंसनट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एटम का जो आयन का साइज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन आयन फ्रॉम क्लोरीन एटम, जो क्लोरीन एटम से जो क्लोरीन आयन की फॉर्मेशन हुई है उसकी एग्जांपल लेते हैं। तो क्लोरीन एटम से जब क्लोरीन आयन की फॉर्मेशन होती है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 17 टू 18, वाइल न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 17 ही रहता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 17 होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तो कितना होगा, +17 का चार्ज होगा न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि 17 प्रोटॉन्स होंगे तो उनकी वजह से +17 का ही चार्ज होगा। तो साइज इसका कितना होगा, 99 पिकोमीटर। बट जब इसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन करा, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपनी आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए, फिल करने के लिए, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन तो 18 हो गए बट न्यूक्लियर चार्ज सेम रहा, और साइज जो है वो इंक्रीज हो गया, कितना आ गया, 181 पिकोमीटर। जिस सेम न्यूक्लियर चार्ज एक्ट कर रहा है
लार्ज, अब पहले जो न्यूक्लियर चार्ज एक्ट कर रहा था 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, अब वो न्यूक्लियर चार्ज 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। तो अब क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए हैं। अब जो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको टाइटली हेल्ड नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से उसका जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एटम से जो आयन का साइज़ है, एनायन का साइज़ है, वो अब इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो हमने कुछ एग्जांपल देखी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कुछ एटम्स हैं जो नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है, ब्रोमीन के ऊपर भी एक नेगेटिव, आयोडीन के ऊपर भी एक नेगेटिव, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 2 नेगेटिव चार्ज लेता है, और नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर हम इनके करस्पॉन्डिंग इनका पेरेंट एटम से देखें तो इनका जो एटॉमिक आयनिक रेडियस है वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू उनका पेरेंट एटम जिससे वो बने हुए हैं। क्यों इंक्रीज हो जाता है, वो अभी हमने रीज़न देख लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, अपने आपस में भी रिपल्शन शो करते हैं, और न्यूक्लियस का होल्ड भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका साइज जो है वो एनाइन का साइज इंक्रीज हो जाता है। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियई इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में आयनिक रेडियई कैसे वेरी करता है, तो ये हमने एक ग्रुप लिया है, एल्कली मेटल्स का ग्रुप लिया, लेकिन एल्कली मेटल्स के हमने आयंस लिए हैं। एल्कली मेटल्स में आते हैं एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। फ्रेंचियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो इसलिए हमने उसको नहीं लिया है। तो ये जो बाकी जो एटम्स हैं वो क्या बनाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपना, और एक एक पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस बना देते हैं, केटाइंस बना देते हैं। सो द आयनिक रेडियई इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इंक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द रीजन फॉर the increase is the increase in the principal quantum number level, to the number of electron in the valence shell remains same। तो क्या होगा, इन सभी डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे एक ग्रुप में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, क्योंकि पीरियड फर्स्ट पीरियड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 आएगी, सेकंड में 2 आएगी, फिर इसमें 3 आएगी, फिर 4 आएगी, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है। बट आउटर मोस्ट शेल में इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करिए, बट आउटर मोस्ट शेल में सभी के एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल में तो एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, तो वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं, शेल्स इंक्रीज होंगी तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज करता जाएगा, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं, जैसे हमने एल्कली मेटल्स की एग्जांपल ली है, एल्कली मेटल्स आयंस की एग्जांपल ली है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, तो उनका जो आयनिक रेडियई है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। फिर है नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ साइज इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अब हम देखेंगे कि साइज जो है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में कैसे वेरी करता है। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइंस क्या होते हैं, ions of different elements which have the same number of electrons but different from one another in magnitude of nuclear charge। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हम या फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइंस उन आइंस को बोलते हैं कि जो डिफरेंट एलिमेंट के आइंस होते हैं, सेम एलिमेंट के आइंस नहीं होंगे, वो आइंस होंगे लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के, लेकिन उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहेंगे, बट जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, वेरी करेंगे। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ सीरीज बोलते हैं, या फिर स्पीशीज़ बोलेंगे या फिर आइंस बोलेंगे। ऐसी सेट ऑफ स्पीशीज़ जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ या आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज बोलते हैं। एक हमने ये जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है वो यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है, जिसमें हर एक आयन जो है, आयंस तो वो डिफरेंट एटम्स के होंगे, लेकिन उनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रहेंगे, हर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहेगा, बट उनका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो वेरी करेगा। जैसे कि हमने सोडियम का ये जो नाइट्रोजन का आयन लिया है, ऑक्सीजन का लिया है, फ्लोरीन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, इन सभी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो हमने जब इसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, तो जब उसमें हमने आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पढ़ी थी, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो इन सभी आइंस में चाहे ये डिफरेंट एटम्स के आइंस हैं, बट इनमें जो नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बट न्यूक्लियर चार्ज जो है वेरी करेगा। इसमें 7 प्रोटॉन की वजह से 7 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 8 पॉजिटिव चार्ज, इसमें 9, इसमें 11, इसमें 12 और इसमें 13, और इनका जो रेडियस है वो हमें दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होगा, और उतना ही जो साइज है, जो रेडियस है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।